Hey guys, how are you? I am Priyanshi Agrawal and welcome to our channel शिवगुण Academy. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स की। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताए थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलो अरीन्स और उससे पहली वीडियो में मैंने आपको बता रखे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलो अल्केन्स। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए, हेडिंग लगाइए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम आपको बताएंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्टेट कि जो हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स होते हैं वो हमारे किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। स्टेट्स तो आपको सभी को पता होंगे, लिक्विड, सॉलिड और गैस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स होते हैं ये किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे लोअर हैलो अल्केन्स होते हैं जैसे कि CH3Cl, CH3Br या फिर C2H5Cl, यानी कि जिनका मोलर मास कम होता है वो हमारे होते हैं गैसियस स्टेट में प्रेजेंट। लोअर हैलो अल्केन आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। जो हमारे लोअर हैलो अल्केन्स होते हैं वो हमारे गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और जैसे जैसे हैलो अल्केन्स का मास यानी कि मोलर मास इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे वो हमारे गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होने लगते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंड हायर हैलो अल्केन्स are present in liquid and solid state। ठीक है, जो हमारे हैलो अल्केन्स लोअर होते हैं यानी जिनका मोलर मास कम होता है वो हमारे गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और जिन हैलो अल्केन्स का मास ज्यादा होता है यानी कि हायर हैलो अल्केन्स वो हमारे सॉलिड या लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये बात तो होगी हैलो अल्केन्स की। अब हम बात कर लेते हैं हैलो अरीन्स की। हैलो अरीन्स की हैलो अरीन्स क्या होते हैं? C6H5X यानी कि हैलोजन एटम। अब हमें दिख रहा है कि जो हैलो अरीन्स सबसे लोअर जो हैलो अरीन होगा उसमें भी 6 कार्बन होंगे कम से कम, क्योंकि जनरल फॉर्म यही होती है हैलो अरीन की। तो सबसे लोअर हैलो अरीन होगा उसमें भी कम से कम 6 कार्बन तो होंगे ही होंगे। तो यानी ये तो हमारे गैसेस स्टेट में प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। उसमें 2 कार्बन भी आते हैं, 1 कार्बन भी आता है हैलो अल्केन में, तो वो हमारे गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन हैलो अरीन में तो सबसे बेसिक सबसे छोटे हैलो अरीन्स में भी 6 कार्बन प्रेजेंट हो हैं। तो इसलिए जो हमारे हैलो अरीन्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट होंगे। हैलो अरीन्स आर प्रेजेंट ओनली इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है, जो हैलो अरीन्स हमारे सबसे बेसिक होंगे वो भी हमारे लिक्विड और सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो ये बात तो हो गई स्टेट की हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स की, कि हैलो अल्केन्स जो हमारे लोअर है वो हमारे गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होंगे और जो हमारे हायर हैलो अल्केन्स हैं वो हमारे लिक्विड और सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। और हैलो अरीन के बेसिक फॉर्मूला में भी कम से कम 6 कार्बन होंगे ही होंगे, इसलिए ये हमारे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कलर,
कि इनका कलर कैसा होता है। जो हैलो अल्केन्स होते हैं ना, ये हमारे प्योर फॉर्म में कोई भी कलर शो नहीं करते हैं। इन प्योर फॉर्म हैलो अल्केन्स डू नॉट शो एनी कलर। प्योर फॉर्म में हैलो अल्केन्स कोई भी कलर शो नहीं करते हैं। जबकि जो हमारा ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, अगर हम इन पे लाइट डालें तो इनमें ये हमारे कलर शो करते हैं। हाउएवर ब्रोमीन एंड आयोडीन शो कलर्स इन लाइट, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन लाइट में कलर शो करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी कलर की, कि जो हैलो अल्केन्स होते हैं वो हमारी प्योर फॉर्म में कोई भी कलर नहीं शो करते हैं, और ब्रोमीन और आयोडीन हमारे लाइट में कलर शो करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्मेल, कि इनकी स्मेल कैसी होती है। जो हमारे वोलेटाइल हैलो अल्केन्स होते हैं ना, इनकी स्वीट स्मेल होती है। वोलेटाइल हैलो अल्केन्स हैव स्वीट स्मेल। अब वोलेटाइल का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा, एक नया वर्ड अगला हुआ। वोलेटाइल मतलब वो चीज जो हमारी वेपर फॉर्म में यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो जो हमारे वोलेटाइल हैलो अल्केन्स होते हैं उनकी स्वीट स्मेल होती है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो हम देखेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। हैलो अल्केन्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से घटता है या किसकी वजह से बढ़ता है। तो जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन are directly proportional to molar mass। जितना ज्यादा किसी भी कंपाउंड का मोलर मास होगा, उतनी ही ज्यादा उस कंपाउंड में वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। और जितना ज्यादा उस कंपाउंड का मोलर मास होगा, उतना ही ज्यादा उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जितना ज्यादा किसी भी कंपाउंड का मोलर मास होगा, उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका तो ये भी मतलब होता है कि जितना अगर हमारा मोलर मास किसी कंपाउंड का बढ़ता जाए, तो उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। विद द इंक्रीज इन मोलर मास, the boiling point also increases। Boiling point also increases। ठीक है, जैसे जैसे किसी भी कंपाउंड का मोलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और ये तो एक जनरल बात है कि जो हैलो अल्केन्स होते हैं वो अपने पेरेंट कंपाउंड से उनका मोलर मास ज्यादा होता है। देख लीजिए क्यों, वो तो एक जनरल बात है। जैसे कि CH3 है, इसका मोलर मास क्या है, 2 कार्बन यानी कि 24 प्लस 6 हाइड्रोजन 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30, इसका मोलर मास 30। अगर हम इसी का हैलो अल्केन बना दें तो क्या होगा, CH3 CH2 CH, ये हो गया। अब इसका मोलर मास देख लेते हैं, 24 प्लस 5 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन का होता है 35.5 5 और 14 की 1 कैरी 6
ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका मोलर मास। अब ये तो हमें भी दिख रहा है कि कौन सा मोलर मास ज्यादा है, हेलोइकिन का ज्यादा है, और उसी के पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन मतलब वो हेलोइकिन हमने किस हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किया है उसका मोलर मास, तो इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो यानी कि ये हमने अभी बताया कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इट मीन्स haloalkanes have greater molar mass than their parent हाइड्रोकार्बन। जब इनका मोलर मास इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है, इट मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, एंड हेंस हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे कि हेलोअल्केन्स का मोलर मास उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। और एक चीज, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो हमारा ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज होता जाता है। जितनी ज्यादा किसी भी कंपाउंड में ब्रांचिंग होगी उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, ब्रांचिंग के साथ। और एक बात कि जो ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी किसी भी कंपाउंड में, ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी किसी कंपाउंड में, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी कंपाउंड में ब्रांचिंग बढ़ती है तो उसकी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। इट मीन्स वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, यानी कि मोलर मास उसका कम होगा। अगर मोलर मास कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका कम होगा। तो ये बताता है कि उसका मोलर मास डिक्रीज करेगा, तो ये बताता है कि हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। हमें पता चल गया कि ब्रांचिंग बढ़ी और बॉइलिंग पॉइंट घट गया, और वही ये रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग के बढ़ने पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटती है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। इट मीन्स वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुई, यानी कि मोलर मास भी डिक्रीज हुआ, और मोलर मास जिस कंपाउंड का अगर डिक्रीज होएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होएगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया। अब एक बात कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से मोलर बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज होता है? जैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, अट्रैक्शन की तो फोर्सेस हैं। मान लीजिए कोई एक लेयर है ये, और एक कंपाउंड है हमारा यहाँ पे ये, इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है ये। तो अगर इनके बीच में ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो यानी कि हमें इन्हें अलग करना मुश्किल होगा। बॉइलिंग में क्या होता है, अब वो अलग अलग होके इवापोरेट हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में चले जाएंगे। लेकिन अगर इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें इन्हें वेपर फेज में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होगा। इसलिए अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी किसी कंपाउंड की तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो हमें उन्हें गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने से ब्रांचिंग डिक्रीज होती है। तो ये बात तो हो गई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब इसके बाद हम एक और पॉइंट देखते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मतलब सॉल्युबल यानी घुल जाना, तो कैसे सॉल्युबल होते हैं? ये तो आप सभी को पता है कि हैलोजेन्स हमारे पोलर होते हैं, क्योंकि जो क्लोरीन है या कोई भी हाइड्रोजन एटम है वो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा यानी वो पोलर हो गए, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये पोलर हो गए। अगर ये पोलर होने के बावजूद वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। हैलोजेन्स आर insoluble in water instead of having polarity। हैलोजेन्स में पोलैरिटी होने के बावजूद भी वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये एक हमारा एक्सेप्शनल केस है। वैसे तो ये बात आप सभी जानते हैं कि वाटर में जितनी भी पोलर चीजें हैं वो सभी सॉल्युबल होती हैं, लेकिन हैलोजेन्स पोलर होने के बावजूद उसमें इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि बट दे आर soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट, जबकि ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। हैलोजेन्स हमारे पोलर होने के बावजूद इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि ये हमारे सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो ये बात हो गई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की और सॉल्युबिलिटी की। ये हमारी यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश होती है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? तो मैं रब कर दें। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स जरूर बनाइए, वरना आपको एग्जाम टाइम पे इन सभी चीज़ों को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे नोट्स अपने खुद के बनाए हुए बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, आप लोग उसे खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन decreasing order of dipole moment। अभी मैं कुछ कंपाउंड्स के नेम मूवमेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा, ठीक है। तो कंपाउंड है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई नहीं करते, इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। हो गया? तो मैं बता दूं, क्या आपने आंसर ये दिया? जिसने आंसर ये दिया है उसका आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक। ये आंसर गलत है। अब आप कहेंगे क्यों गलत है? जबकि CH3S में जो F है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है। पहले तो हम डाइपोल मूवमेंट देखते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट को हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, Q इंटू L, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। ये क्या होता है? चार्ज। और ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, ठीक है।
तो अब आप कहेंगे F तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर देगा और इस पे अच्छा खासा चार्ज आ जाएगा, यानी कि इसका Q ज्यादा हो गया और इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। बट यहाँ ऐसा होता नहीं है, इस पे चार्ज तो ज्यादा होता है लेकिन इसका जो ये L है ना, यानी कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये इसकी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट इससे कम रह जाता है, इसका डाइपोल मोमेंट इससे कम रह जाता है क्योंकि इसका चार्ज तो इससे कम है, जो क्लोरीन है वो क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका Q तो इससे तो कम है, लेकिन इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ना L2 ये इससे ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो फैक्टर है Q2L2 ये हमारा ग्रेटर हो जाता है Q1L1 से, तो यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ये एक एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं, लर्न करने वाली बात कह सकते हैं कि जो F है उस पर चार्ज तो ज्यादा है, तो आप लोग को लगेगा कि इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो उसकी बॉन्ड लेंथ है ना वो बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से Q इंटू L फैक्टर उसका कम होता है एज कम्पेयर टू द Q इंटू L फैक्टर ऑफ CH3Cl। तो सही आंसर इसका बन जाता है CH3Cl, CH3S, CH3Br और CH3I। इट इज द राइट आंसर। बाकी पूरा ऑर्डर वैसे ही चलता रहेगा, बस यहाँ F और Ci में इंटरचेंज हो जाता है क्योंकि जो CH3S बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है, जिसकी वजह से उसका Q इंटू L फैक्टर यानी कि उसका डाइपोल मोमेंट कम रह जाता है एज कम्पेयर टू CH3Cs। ठीक है, बाकी पूरा ऐसे ही चलता रहेगा, इसका Q इंटू L फैक्टर इससे बड़ा होगा और इसका Q इंटू L फैक्टर सबसे छोटा होगा। हो गया, तो यहीं पे हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स के ऊपर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।